नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं की परीक्षा के परिणामों के बाद जिन छात्रों का रिजल्ट 80% से ज्यादा रहा उनको मुख्यमंत्री द्वारा लैपटॉप क्रय करने की राशि दी गई है। पूरे प्रदेश में ऐसे 40,000 छात्र हैं जिनको इस योजना का लाभ मिला है। इसी क्रम में रीवा में भी 459 छात्रों को लैपटॉप क्रय करने के लिए राशि प्रदान की गई। इसमें मध्य प्रदेश की टॉपर रीवा जिले के त्योंथर निवासी खुशी सिंह भी शामिल हैं। वहीं दिव्यांग कृष्ण कुमार केवट, जिनका बचपन से ही हाथ नहीं है, उनको भी प्रशासन द्वारा पूरी मदद करने की बात सीएम शिवराज के द्वारा कही गई। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिव्यांग छात्र कृष्ण कुमार केवट से संवाद किया, जिसमें कृष्ण कुमार केवट ने आईएएस बनने की इच्छा जताई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाद के दौरान रीवा संभाग आयुक्त डॉक्टर राजेश कुमार जैन को कृष्ण कुमार केवट की हर संभव मदद व पढ़ाई और इलाज का संपूर्ण व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जल्द से जल्द कृष्ण कुमार केवट के कृत्रिम हाथ लगवाने की व्यवस्था भी कराने के निर्देश प्रशासन को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए गए हैं। जल्द ही जयपुर भेजकर कृष्ण कुमार केवट का कृत्रिम हाथ लगाने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जाएगी। रीवा जिले में ऐसे 459 छात्र हैं जिनको लैपटॉप वितरण की राशि प्रदान की गई। देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की वर्ष 2020 की 12वीं की परीक्षा में जिन छात्रों ने 80% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लैपटॉप क्रय करने के लिए 25,000 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है और पूरे प्रदेश में लगभग 40,000 छात्रों को ये राशि प्राप्त होगी और रीवा जिले में भी लगभग 459 छात्रों को ये राशि प्राप्त हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुशी सिंह, जो यहाँ के त्योंतर सुंदरी गांव की निवासी हैं और कला संकाय में टॉपर हैं, उनसे भी संवाद किया है और जो हमारे कृष्ण कुमार केवट हैं, जो दोनों हाथों से दिव्यांग हैं, उन्होंने पैर से लिख के परीक्षा की, उनसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवाद किया और उनकी पढ़ाई और इलाज के लिए संपूर्ण व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। तो कृष्ण कुमार केवट को जल्दी ही जयपुर भेजकर उनके कृत्रिम हाथ लगवाने की कार्रवाई शासन के द्वारा की जाएगी। मैं कृष्ण कुमार केवट बोल रहा हूँ। हमारा गांव है ग्राम हर्रई मुढ़ान, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। मैं कक्षा 12वीं में 82% अंक लाए हैं पैरों से लिख कर और मैं आगे सोच रहा हूँ आईएएस की तैयारी करना चाहता हूँ। या सरकार से हमारी मदद मिले तो हम आगे तक बढ़ सकते हैं और शासन या प्रशासन सभी लोगों से हमारी जो सहायता करें और हमारे आने जाने भी कि पैदल यहाँ से स्कूल 10 किलोमीटर पड़ती थी, आने जाने भी के हमारा हो गया। आज सीएम साहब ने कहा है कि आपको हाथ दिया जाएगा, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। अब आप हाथ में जाएंगे तो आप काम कर सकते हैं अपना? कर सकते हैं, हाथ लग जाएगा। आपको पढ़ाई के खर्चा उठाने के लिए हमने कहा है? जी सर। आज मुख्यमंत्री जी से बात हुई, आपको बात करके कैसा लगा? उन्होंने क्या कहा, आपने क्या कहा? हमको बहुत अच्छा लगा। वो कह रहे थे, उन्होंने क्या पूछा आपसे? उनसे पूछे को कैसे पढ़े हो, कैसे क्या कही हो, ऐसे सब पूछे हैं हमारे बारे में। तो हमें अच्छा लगा, मतलब उन्होंने यहाँ बुला के हमसे बात की और क्या मतलब आगे क्या पढ़ना चाहते ये पूछा हमसे और कैसा सहायता आप हम मतलब उनसे चाहते हैं ये भी पूछा हमसे और सभी बच्चियों को मतलब आश्वासन दिए हैं आगे पढ़ने के लिए। आप कहाँ पढ़ना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? पढ़ाई में आपको कैसी कठिनाइयाँ होती थी? पढ़ाई में हमें आर्थिक कठिनाई होती थी, सामाजिक तो नहीं होती थी क्योंकि मतलब जो हमारे टीचर थे, मैम थी और जो क्लास टीचर थी और जो हेड सर थे, तो वो मतलब बहुत अच्छा सहायता करते थे बच्चों को पढ़ने में, मतलब कोई कठिनाई नहीं आने देते थे। और आर्थिक ये आती थी कि मतलब जैसे बुक हो गई, कोचिंग हो गई, जिसमें जैसे किसी के पास पैसा नहीं रहता तो वो मतलब बाहर से क्लास नहीं ले सकता था, बस स्कूल में पढ़ सकता था। बेटियों के लिए क्या संदेश देंगी? और भी लड़कियां होंगी आपके गांव में जो अभी पढ़ाई से वंचित होती हैं, चाहे परिजनों का कहीं सपोर्ट नहीं मिलता है, किस तरीके से आप उनको संदेश देंगी, मोटिवेट कैसे करेंगे? जी, हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो मैं मतलब इसके
नाते ये बोलना चाहूँगी मतलब लड़कियों को, जो बच्चे मतलब गरीब माँ बाप रहते हैं तो वो सोचते हैं कि मतलब बेटियों को पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, लड़के पढ़ाने से होता है ना, कि मतलब वो जीवन भर मेरे मतलब आर्थिक सहायता करेंगे, तो इससे कुछ नहीं, तो मतलब बेटियों को भी पढ़ाएं, अपने बेटियों को मतलब आगे बढ़ने का मौका दें। और माँ बाप ये भी सोचते हैं कि मतलब बाहर का थोड़ा जाना बेकार लगता है लड़कियों को, मतलब बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, तो मतलब वो ये डरे मत, मतलब जाने दें उन्हें, मतलब सामाजिक मतलब वो करके सुरक्षा दे के उन्हें बाहर जाने के लिए मतलब मना ना करें, उनको मतलब सुरक्षा के सही भेजें उन्हें। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाया गया कृषि कानून का विरोध पूरे देश में किसानों द्वारा किया जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में आज देश भर में बंद का आह्वान किया गया। इसी क्रम में रीवा में भी किसानों का कानून के खिलाफ विरोध साफ तौर पर देखा गया और इसमें उनके साथ कई सामाजिक संगठन व राजनीतिक दल भी मौजूद थे। आज रीवा में भी किसानों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दल ने मिलकर बंद का आह्वान किया। इस विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों का कहना है कि किसान के लिए यह कानून काला कानून है, किसानों के लिए यह मौत का कानून है। इस बिल के पारित होने के बाद से किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है और साथ ही उनका कहना है कि इस कानून में फसल का वाजिब मूल्य किसानों को नहीं मिल सकेगा, जिससे किसानों को दिक्कत होगी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हित में फैसला ले और कृषि कानून को वापस ले, तभी किसानों का यह आंदोलन खत्म होगा। आज पूरा देश बंद है। केंद्र की जो मोदी सरकार है उसने जो है जो किसान और मजदूर विरोधी काले कानून ला रही है, जिससे इस पूरे देश का किसान और मजदूर दोनों तबाह होने वाला है। पहले उन्होंने मजदूरों के लिए काला कानून लाया, जो श्रम कानूनों में मजदूरों के लिए अधिकार थे उनको सबको समाप्त कर दिया, और अब दूसरे फेज में जो है उन्होंने किसानों के लिए इसी तरीके के काला कानून लाए हैं। जैसा कि हमारे साथी कह रहे थे कि ये जो है किसानों के लिए डेथ वारंट है, उनके लिए मौत का कानून है कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। उनका जो उपज है किसानों का, वो किसानों के उपज का वाजिब दाम नहीं मिल पाएगा, और बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, धन्नाफेट हैं, उनका जो है पूरी तरह से मंडियों के ऊपर कब्जा हो जाएगा। इसलिए हम लोग पूरे देश भर में इस काले कानून का आज विरोध कर रहे हैं। रीवा में भी हम सारे संगठन, राजनीतिक दल मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर व्यापक समर्थन है इसका। व्यापारियों ने भी बंद कर रखा है और हम ये मांग करते हैं आज के इस बंद के अवसर पर कि मोदी सरकार जो है लोकतंत्र और जनता के भावनाओं का सम्मान करे और इस काले कानून को वापस करे, क्योंकि लोकतंत्र के पार्लियामेंट के अंदर भी इसको किसी भी दल के सांसदों का कोई समर्थन नहीं है। उन्होंने अपने बहुमत का जबरन इस्तेमाल करके इस कानून को पारित कर रहे हैं और पूरे देश भर में आप महसूस कर रहे होंगे कि आज बड़े पैमाने पर किसान रोड पर है। तो इस लोकतंत्र की ये गरिमा है कि जनता की भावनाओं का सम्मान किया जाए और इन काले कानून को वापस किया जाए। सर आपका नाम? गिरिजेश सिंह सेंगर, CI2 जिला अध्यक्ष। शहर के करहिया मंडी में आज संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा धरना एवं आंदोलन फिर से शुरू किया। बता दें कि इससे पहले मंडी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया था और उनकी यह मांग थी कि उनका वेतन भत्ता सुनिश्चित किया जाए, और इस मांग पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंडी कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया था कि 15 दिन में उनका वेतन भत्ता सुनिश्चित किया जाएगा, उनकी मांगों पर चर्चा होगी और कार्यवाही की जाएगी। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी जब उनकी मांगों पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो एक बार फिर से संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार द्वारा लाए गए कानून से मंडियों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। प्रदेश में 180 मंडी ऐसी हैं जहां पर वेतन भत्ते का संकट है और इससे कर्मचारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद भी अब तक मंडी कर्मचारियों की मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है और इसलिए आज मंडी कर्मचारियों ने धरना दिया और उनका यह कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती यह आंदोलन जारी रहेगा। हमारा आज का धरना प्रदर्शन मंडी कर्मचारियों का है। ये सरकार के वादा खिलाफी के विरुद्ध है। सरकार ने हमको आश्वासन दिया था, माननीय कृषि मंत्री जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम जो मंडी कर्मचारियों का जो संघ है, संयुक्त संघर्ष मोर्चा मंडी बोर्ड भोपाल के, उसके जो मांगें थी कि हमारे वेतन भत्ते सुनिश्चित की जाएं। हम जब से ये कानून आया है, कृषि संबंधित कानून या अध्यादेश, तब से हमारे मंडियों के वेतन भत्ते के संकट आ गए हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 180 मंडियां ऐसी हो गई हैं आज के डेट में कि वहां वेतन भत्ते नहीं मिल रहे हैं। उसका कारण ये है कि पहले कानून, मंडी का जो कानून था वो व्यापारियों को प्रतिबंधित करता था। व्यापारी हमारे अधीन थे और हम लोग क्या करते थे कि व्यापारियों को पकड़ के मंडी के अंदर लाते थे और किसानों का अनाज खरीदवाते थे।
अब किसान का अनाज तो आ जाता है मंडी के अंदर, लेकिन अब हम किसी व्यापारी को पकड़ नहीं सकते हैं, किसी व्यापारी को टच नहीं कर सकते हैं कि आप आकर के किसान का अनाज खरीदिए। व्यापारी को पूरी तरह से ये कानून आज़ाद कर दिया है। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि अब किसान का माल वापस मंडी के बाहर निकल जाता है, उसका बिक्री नहीं होता है। जब मंडी के अंदर ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो मंडी शुल्क नहीं मिलता है। मंडी शुल्क न मिलने के कारण मंडी निधि में कमी आती है और मंडी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता है। तो सरकार से हमारी यही निवेदन थी कि आपके कानून के कारण मंडियों की आर्थिक स्थिति डगमगा रही है, मंडियां कमज़ोर हो रही हैं। मध्य प्रदेश युवा बेरोजगार संघ के बैनर तले आज रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर रोजगार देने हेतु बेरोजगार युवा संघ के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने कहा कि बेरोजगारी का आलम यह है कि छात्र दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए विवश हैं। छात्रों ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, 5 साल की पढ़ाई करके मजदूरी का काम किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो बेरोजगार सड़कों पर आएगा और सरकार और विपक्ष दोनों के ही खिलाफ प्रदर्शन करने पर विवश हो जाएगा। उनकी मांग है कि पुलिस, राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि क्षेत्रों में रिक्त पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की जाए और परीक्षा समय विधि में करवाकर नियुक्ति पत्र दिलवाने का कष्ट करें ताकि मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा को रोजगार मिल सके। आज मध्य प्रदेश युवा बेरोजगार संघ के बैनर तले ज्ञापन हुआ। एक सांकेतिक तरीके से ज्ञापन दिया जा रहा। कई बार ज्ञापन दिया गया लेकिन माना नहीं गया कि मध्य प्रदेश में जो वैकेंसियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं लगभग 1.5 लाख के करीब, उन वैकेंसियों को सिर्फ मामा एक जुमला बना के दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं हम दे रहे हैं। और प्राइवेटीकरण में जो 75% स्थानीय लोगों को रोजगार का है वो खाका कहाँ है, हमारे बेरोजगार भाई ये चीज़ें पूछ रहे हैं। और इसके अलावा लगातार ज्ञापन हो रहा है कि मध्य प्रदेश का मूल निवास तो इन्होंने किया, उसको धरातल में नहीं लाया। सरकार आखिर में चाहती क्या है बेरोजगारों के साथ, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा हम सबको। बार बार परेशान, ये बहुत दूर से, जैसे हमारे ये विनय भाई हैं जवै तहसील से आए, यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर करीब है। ये भाई हैं दूर दूर से बिल्कुल आ रहे हैं और जा रहे हैं। सरकार को किसी भी प्रकार से कुछ लेना देना नहीं है। सरकार को सचेत किया जा रहा है और संज्ञान दिया जा रहा है कि अगर ऐसा चलता रहा तो बेरोजगार सड़कों पे आएगा और उसकी जिम्मेदार सरकार और विपक्ष दोनों होगी। और ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो रीवा हो, चाहे वो ग्वालियर हो, चाहे इंदौर हो, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ पे ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि स्थानीय लोगों को रोजगार देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब युवा जागृत हो चुका है। एक बात और एक बात आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो फूलबाग में, ग्वालियर में आज हम लोगों का प्रोटेस्ट है वो मध्य प्रदेश युवा बेरोजगार संघ और AIDYO के बैनर तले है। कोई भी इस आंदोलन को हैक ना करे, कोई भी इस आंदोलन को अपना ना बताए। विनय भाई कुछ कहना चाहते हो क्या? रजनीश मिश्रा हूँ, मध्य प्रदेश युवा बेरोजगार संघ के, और मैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे काम कर रहा हूँ। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत आज प्रदेश के मुखिया ने उन छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जिन्होंने अपनी बुद्धि का परिचय 12वीं बोर्ड परीक्षा में दिया। इस योजना के तहत सतना जिले में 470 छात्र छात्राएं पात्र हैं। आज 5 छात्र छात्राओं को बुलाकर जिला कलेक्टर कार्यालय में उन्हें सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में दृष्टिबाधित मेधावी छात्रा कीर्ति कुशवाहा से मुख्यमंत्री ने हालचाल जाना और हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना के टॉपर छात्रा कीर्ति कुशवाहा से लाइव बात की। कीर्ति दृष्टिबाधित छात्रा है, इसके बावजूद कॉमर्स विषय से इस छात्रा ने प्रदेश की टॉप 10 में 4था स्थान अर्जित किया। कीर्ति बेहद गरीब परिवार से है। पिता मजदूरी कर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। एक भाई आर्थिक तंगी से पढ़ाई छोड़ चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने छात्रा से समस्या पूछी तो छात्रा ने आंख का इलाज और IAS की कोचिंग करने की बात रखी। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर को तुरंत ही छात्रा के इलाज का प्रबंध करने और कोचिंग व्यवस्था करने के निर्देश दिए। छात्रा मुख्यमंत्री मामा से बात कर बेहद खुश नजर आई। छात्रा की मां ने तो वो IAS बनना चाहती है और शिक्षा में सुधार करना चाहती है। कीर्ति को इस बात का गम है कि वो गरीब परिवार में जन्मी। उनकी मां ने तो बहुत सारे मेधावी छात्र छात्राएं गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिन्हें मदद सरकार को करनी चाहिए। मैं प्रेमदा बिरला हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ी हूँ। मेरे कॉमर्स सब्जेक्ट से 94.4% आए हैं। मेरी आंखों में प्रॉब्लम रही है और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। तो आज मामा जी से मैंने हेल्प के लिए बोला है, उन्होंने भी बोला है कि जितनी आर्थिक सहायता हो सकेगी मेरे लिए वो करेंगे। तो मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है। मेरे भाई की भी पढ़ाई छूट गई थी अभी बीच में, तो उसके लिए मैंने बोला है, तो उसके लिए मामा जी ने कहा है। इस सब आज उनसे मेरी बात हुई, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि जब से रिज़ल्ट निकला था मुझे उनसे बात करना था बट वो भी नहीं हो पा रही थी। आज हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
दी है, क्या घोषणा की है? स्टेट मेरिट में कॉमर्स की छात्रा कीर्ति कुशवाहा सतना से आई थी। वो 75% दृष्टिबाधित है। उनका इलाज बेहतरीन इलाज शंकर नेत्रालय चेन्नई में कराने और उसकी पढ़ाई कोचिंग से संबंधित व्यवस्था करने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। इससे परिवार से चर्चा करके उनका प्रारंभिक जांच कराने उनको हमने आज सद्गुरु नेत्रालय चित्रकूट भेज दिया है। वो ऑलरेडी जा चुकी है और हम लोग उनकी फैमिली से प्लान करके आगे करते हैं। उमरिया जिले के जिला मुख्यालय में एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश होने का मामला सामने आया है, जहां पर शिक्षा के नाम पर एक युवती को मानपुर से लाकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम कराया जा रहा था। जब उसकी मां से युवती को नहीं मिलने दिया तो मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देते हुए इस घिनौने कृत्य का पर्दाफाश किया। उमरिया शहर के बीचों बीच झरिया मोहल्ले में राजेंद्र कुशवाहा के मकान पर मां की शिकायत पर पुलिस ने दबिश देकर सेक्स रैकेट का खुलासा किया। इसको मानपुर से शिक्षा के नाम पर उमरिया लाया गया था, जहां पर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम करवाया जाता था। मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। कल बसंती बाई को अपने पति के साथ आके थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि उसकी नाबालिग बच्ची को कविता चौधरी नाम की लड़की यहाँ लाके और गलत काम करवा रही थी। तो ये राजेंद्र कुशवाहा है और गीता कुशवाहा उनके माध्यम से करवा रही थी, जिसमें रिपोर्ट कायम कर लिया गया है। बेचना करना है। बाहर के आदमी आते थे या कैसा गलत काम क्या है? नहीं, बाहर के आदमी के बारे में तो अभी कुछ पता नहीं है। बाकी जैसे अपन इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा वो कार्रवाई करेंगे। कोई आरोपी गिरफ्तार हुआ नहीं, इसकी अभी तो गिरफ्तारी नहीं है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में फिर एक बार बाघिन की मौत का मामला सामने आया है। बांधकर सुर्खियों में आया है। यहां पर फिर एक बाघिन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, तो वहीं पार्क प्रबंधन के बड़े अधिकारी कैमरे के सामने आने से मना कर रहे हैं। मीडिया से छुपाकर बाघिन का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के गमोखर रेंज के ग्राम ताली के पास एक बाघिन की संयुक्त रूप से मौत हो गई और बाघिन के शव की हालत को देखते हुए ऐसा लगता है कि शव काफी पुराना है। तो पार्क के पेट्रोलिंग पर भी सवाल खड़े होते हैं कि पेट्रोलिंग की जाती है या नहीं। वहीं पार्क के अधिकारी यह बता रहे हैं कि जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती हम कुछ नहीं कर सकते, जांच के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। अभी कल दिनांक 23/9/2020 को ये अपने कोर परिक्षेत्र खितौली के चौकीदार श्री राजू यादव द्वारा बताया गया, उनके द्वारा लगभग 2 बजे बताया गया। पहले सर्वप्रथम उन्होंने अपने मुंशी को बताया। मुंशी जी श्री राम कुमार बैगा जो बीट गार्ड हैं अपने धौरखो कोर्क के, 2 बजे बताया गया। उसके बाद श्री राम कुमार ने हमारे बफर के वन रक्षक श्री कैलाश जी परस्ते को बताया गया, जो कि धौरखो बफर के बीट गार्ड हैं। श्री कैलाश परस्ते द्वारा बताया गया अपने वरिष्ठ अधिकारियों को एक मृत मादा बाघ बीट धौरखो बफर के अंतर्गत कच्छ क्रमांक 80 में पनिहाई नाला में मृत पड़ी हुई है। मैं स्वतः और हमारे सभी स्टाफ वहां पर आए, हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी दौरा करके उसको देखे गए और उनके द्वारा आवश्यक निर्देश दिए गए कि इसका पीएम करा करके और जहां प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीणों को योजनाओं के तहत सुविधा प्रदान कराई जा रही है, वहीं यह सुविधा ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। जल संसाधन विभाग के द्वारा ग्राम रजवान में बांध बनाने की योजना जो किसानों के लिए एक मुसीबत बनती जा रही है। राजस्व विभाग के द्वारा ग्रामीणों को नोटिस देकर अपनी राय मांगी, पर किसानों ने बांध न बनने को लेकर एसडीएम सुहागपुर व जल संसाधन विभाग को आपत्ति आवेदन दिया। राजस्व विभाग के द्वारा ग्राम रजवान व ग्राम मंजीरा के किसानों को जमीनी संबंधी नोटिस भेजी गई, जिसमें ग्रामीणों की भूमि को प्रशासन द्वारा अधिग्रहण करने की वह जमीन के बदले मुआवजा देने की बात कही गई। पर ग्रामीणों का कहना है कि हम बांध नहीं बनने देंगे, क्योंकि जब जमीन ही नहीं रहेगी तो हम खेती किस पर करेंगे। ग्रामीणों ने अपना आपत्ति आवेदन एसडीएम सुहागपुर को दिया और बांध न बनाने को लेकर विरोध भी किया।
रजवान सरपंच ने बांध न बनाने का प्रशासन से निवेदन किया। वहीं सरपंच ने मीडिया को बताया कि जल संसाधन विभाग के द्वारा बांध बनाने को गरीबों की जमीन ली जा रही है, पर अगर गरीबों की जमीन बांध बनाने को ले ली गई तो किसान कहां जाएगा? किसानों का मुख्य रोजगार किसानी ही है। जमीन दे देने पर किसान का परिवार व किसान के सामने भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। किसानों का कहना है कि जमीन के बदले हमें रोजगार दिया जाए। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। AM सिंह जी हाँ। और किस विभाग से? सिंचाई विभाग। सर, ये जो एक मामला आया हुआ जो ग्रामीण संसाधन विभाग। अच्छा सर, मैं ये बोल रहा था कि ग्रामीणों का कहना है कि जो आपके कौन सा गांव है भाई, रजवान में एक जलाशय बनाया जा रहा है जिसका इनका ये विरोध कर रहे हैं कि वहाँ पर जलाशय न बनाया जाए। ऐसा क्यों? राजस्व विभाग ने नोटिस दे दी। नोटिस देने के बाद में राजस्व विभाग का भी जो अधिकारी हैं ना मौजूद भी नहीं है। नहीं मौजूद तो हैं। देखिए, उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं, RI हैं, पटवारी हैं, उनके बाबू भी आए हैं और SDM साहब भी आ रहे हैं। उनका कहना यह है SDM साहब का कि जिन लोगों को कोई आपत्तियां नहीं हैं उनको हम लोग मतलब वो जो उनके अधिकारी हैं RI और वो हैं वो सब नोटिस वो करेंगे, और अगर जिनकी कोई आपत्तियां हैं वो रहेंगे और SDM साहब आएंगे, उनका निराकरण करेंगे। सर, तो अगर वो स्थल पर निराकरण हो पाएगा तो यहाँ करेंगे, और अगर रिकॉर्ड के हिसाब से कुछ ऐसा निराकरण होना है तो वो करेंगे। सर, अगर आधे ग्रामीणों का कहना है कि अगर हमारे द्वारा आपत्ति लगाई जा रही है और आपत्ति के बाद भी अगर शासन के द्वारा ज़बरदस्ती जो ज़मीन कब्जा करने की बात आ जाती है कभी कभी, तो ऐसा क्या कुछ इसमें भी ऐसा होने का है क्या? नहीं, बिल्कुल ज़बरदस्ती की कोई बात नहीं है। देखिए, चूँकि भू अर्जन की जो कार्रवाई है उसमें धारा 11 का नोटिस होता है, धारा 19 की नोटिस होती है और धारा 21 की कार्रवाई में। भूपत सिंह कहाँ से हैं आप? ग्राम पंचायत जमगांव सरपंच है। ये ग्रामीण क्यों इकट्ठे हुए हैं ग्राम जहाँ आपके रजवान के? रजवान हुई जलाशय योजना से बांध बनने का योजना है शासन की तरफ से, और हम गांव वाले आदिवासी गरीब भाई जन उनके पास खेती के अलावा कोई जीने का सहारा नहीं है। अगर वो खेती का साधन भी बांध में डूब जाएगा तो ये बेचारे, इनके बाल बच्चे, इनके परिवार पूरा सड़क पे आ जाएगा और त्राही पर मजबूर हो। तो शासन का क्या कहना है इसमें? अब शासन का तो अब योजना के तहत में वो बांध बनाने के लिए। ग्रामीणों का क्या कहना है? ग्रामीणों का कहना है कि बांध न बने। क्या नाम आपका? भूपत सिंह, रजवान सरपंच। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।